मुझे लगता है कि इस किताब लिखते हुए दयावनी जी के सेहत में उसकी चिंता में ये बात जरूर है कि कैसे ऐतिहासिक तरीके से जमीनों का सर्वे करा करके हमारी पहचान पर हस्तक्षेप किया गया, और यह जो हस्तक्षेप है यह हमें अस्तित्व का संकट की स्थिति की ओर धकेल रहा है। इसीलिए वो आदिवासी समाज व्यवस्था की बात करती है, और जो सेटलमेंट्स एक्ट बने, खासतौर से जो सीएटी एक्ट बने, एसपीटी या विल्किंसन रूल बने जिसका जिक्र करती है, उसमें वो बात कहती है कि इसके जरिए हालांकि जो परंपरागत पहले के अधिकार थे वो पहले की तरह नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा संरक्षण भी मिला। ठीक है, जैसे विल्किंसन रूल में जो मुंडा मानकी है उनको व्यवस्था दी गई, खुटखट्टी की व्यवस्था आई, और खुटखट्टी गांव जो बनाए गए, खुटखट्टी गांव में जो मुंडा मानकी हुए उनको सारी संवैधानिक शक्तियां दी गई, आधिकारिक शक्तियां दी गई कि वे अपने गांव में जमीन का और संबंधित चीजों का संचालन करेंगे। वे कानूनन भूमिहीनों को जमीन वितरित कर सकते हैं या उसकी पूरी व्यवस्था बना सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था विल्किंसन रूल में है और एसपीटी एक्ट में और सीएटी एक्ट में है। दयावनी जी कुछ धाराओं पर विशेष जोर देती है, जैसे कि अब सीएटी एक्ट की पर बात करते हुए वो सीएटी एक्ट की धारा 46 पर फोकस करती है इस किताब में। इसी तरह से वो सीएटी एक्ट की धारा 71A पर जोर डालती है। अब जैसे सीएटी एक्ट जिसमें जमीन के संरक्षण की बात कही गई है, जैसे 71A में ये बात कही गई है कि जो आदिवासी रैयतों की जो जमीन है, जो गड़बड़ी करके या छल करके धोखाधड़ी करके किसी दूसरे ने हड़प ले ली है, तो उस जमीन को वापस किए जाने का प्रावधान है, तो इस पर वो फोकस करती है। लेकिन एक सवाल ये आता है इस किताब को पढ़ते हुए कि इस धारा के होते हुए भी आदिवासियों की जमीन जो गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई है वो कितनी वापस हुई है, या इसकी प्रक्रिया कितनी हुई है, एक सवाल की तरह है। धारा 46 की वो बात करती है। धारा 46 में इसका जिक्र है जो 1947 ईस्वी में जोड़ा गया था कि झारखंड में जो भी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी और बीसी के लोग हैं, उनकी जमीन की खरीद भी ऐसे नहीं हो सकती, उसके लिए आपको उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया है, और बाद में हाईकोर्ट में भी इस पर पीआईएल दाखिल किया गया था धारा 46 को लागू कराने के लिए। दयावनी जी का पक्ष यहाँ रखती है कि दरअसल ये जो धारा 46 की जो मांग है वो इसलिए है क्योंकि झारखंड में जो यहाँ आदिवासी मूलवासी है और जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी अपनी जमीनें हैं। अब चूंकि सीएनटी एक्ट ने आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री पर सीधे रोक लगा दी, तो जो बाहरी जनसंख्या है, जो जनसंख्यिकी का जो डेमोग्राफी जो बिगड़ती है वो किसी की जमीन पे आकर बिगड़ेगी। वो किस पे बिगड़ेगी? जो गैर आदिवासी उनकी जमीन पे वो आएंगे, बसेंगे, फिर जो आदिवासी समाज की जो डेमोग्राफी है उसको वो बदल देंगे। तो यहाँ वो एक तरह से जिक्र करती है कि धारा 46 इसलिए जरूरी है कि जो हमारा जो सीएनटी एक्ट है वो एक्ट सिर्फ अधिकार, जमीन के अधिकार के संरक्षण की बात नहीं करता, बल्कि हमारी जो आदिवासी जो फिलॉसफी है, जीवन दर्शन है, जिसमें हम एक जगह रहकर अपनी सहभागिता में सारी चीजों को संचालित करते हैं, वो जारी रह सके, इसलिए सीएनटी एक्ट के इन सभी धाराओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, बात वो कहती है। और सीएनटी एक्ट में ही जो धारा 239 से 244 तक जो अध्याय 18 में है, वो धारा 37, 7 और 8 का जिक्र करते हैं, जो खुटखटी गांव के अधिकारों के बारे में बात की जाती है। इन चीजों पर दयावनी जी ने इस किताब पर बहुत फोकस किया है, और वो जो बात करती है वो फोकस करती है खतियान पर। खतियान का जो खासतौर से पंजी 2 है, खतियान, जैसे कि धनिकदा बता रहे थे कि खतियान एक ऐसी व्यवस्था है, और सही बात है कि दुनिया में हमारे झारखंड में ऐसी व्यवस्था है जहाँ व्यक्तिगत रैयतों के लिए जो अधिकार है उसके अलावा जो सामुदायिक अधिकार है जो खतियान के पंजी 2 में है, खतियान के पार्ट 2 में है, जिसमें गढ़ा, डोभा, तालाब, पोखर, नहर, छबूर, सड़क, मैदान, टुकू, टोंगरी, ईंद, मेला के जितने भी चीजें होते हैं वो सारी चीजों का जिक्र होता है। अभी जो जिस खतरे की तरफ संकेत करती है इस पुस्तक में, व्यक्तिगत तरीके से जो चीजें प्रभावित हो रही है, उसके बाद जो सामुदायिक प्रभावित हो रही है, वो पंजी 2 में सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है, सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, और इसका उन्होंने कई तरीके से उल्लेख किया है। जैसे पंजी 2 अंचल के कर्मचारी अधिकारियों के पास होता है और वे अपने हिसाब से उन चीजों को इधर उधर कर सकते हैं, और इसकी गड़बड़ी के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि ये
फील्ड पे जाकर सर्वे करके लिखी गई किताब है, किसी कमरे में बैठ करके कविता कहानी की तरह नहीं लिखी गई है, बहुत ही मेहनत से लिखी गई है और उसने केस स्टडी किया है। तो किस तरह से पंजी 2 में गड़बड़ी हो रही है, इसका एक उदाहरण मैं चूंकि दयामनी दी है, मोहम्मद दी भी है, मैं जिक्र करके बताना चाहता हूँ। और खासतौर से जब जमीन का ऑनलाइन किया गया, इसको डिजिटल किया गया, उसको कंप्यूटराइज किया गया, उसके बाद ये सारी गड़बड़ियां शुरू हुई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ जो इस किताब के बाहर है, जिससे जुड़ती हुई बात है। हमारे गांव में, जलडेगा के हमारे गांव में, जलडेगा गांव को जलापहान नाम के बुजुर्ग ने बसाया था। उसके नाम पे बहुत पुराना पत्थर गड़ा हुआ है, हमारे गांव में लोगों ने गाड़ के रखा। अब 2021 ईस्वी में अचानक से उस जमीन पे, जो पुरखों की पत्थरगड़ी की जमीन है, वहां पर जिला से योजना पारित होती है और वहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। तो ये बात हम लोग मिली खबर, तो हम लोग गांव के सारे युवा साथी लोग, हमारे मोर्चा के लोग, हम लोग ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जिला से पारित है, हम जिला में बात करें, तो हम जिला में क्यों बात करेंगे। इस गांव को बसाने वाले पहले पूर्वज है, उसके नाम पे पत्थरगड़ी है और वे सार्वजनिक शौचालय बना रहे हैं। ठीक है, ये तो एक घटना। उसी तरह से जब मेला हम आयोजित करते हैं, उस मेले पर इस तरह से दखल लिया जाए। उधर जंगल के अंदर गांव में ये सरकारी नोटिस बोर्ड डाल दिया गया सामुदायिक अधिकार की जमीनों पर, जहाँ चारागाह है, ईद है, खेल है, मैदान है, कि यह सरकारी जमीन है और यहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण ना किया जाए। इसके विरुद्ध बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष किया। तो ये चीजें कैसे हो रही है। एक अच्छी बात जो बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कहती है दयामनी जी इस किताब में,